Students, welcome back to your English class. Students, we have completed till chapter 12 in English Reader. Now we're gonna start chapter number 13, Mystery of the Bermuda Triangle in your English Reader book. Students, you must have heard the name Bermuda Triangle before. You must have seen the movies and the animations regarding this because it is really famous and there are so many stories and mysteries related to Bermuda Triangle. What is the Bermuda Triangle? Let me tell you that the Bermuda Triangle, which is also known as the Devil's Triangle, is a defined region in the western part of the North Atlantic Ocean where a number of aircraft and ships are said to have disappeared under mysterious circumstances, and that is why the chapter's title is Mystery of the Bermuda Triangle. Let me show you the spots of the Bermuda Triangle so that you can understand it easily. So here in this picture, as you can see it clearly, that there is a red triangle. The points of this triangle is Bermuda to Florida to Puerto Rico, and it is at the North Atlantic Ocean. Okay, so ये जो ट्रायंगल है इसके बीच में जो रीजन है, जो एरिया है, वो बहुत ही मिस्टीरियस है और यहाँ से कई इसको बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस कहा जाता है, डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अब तक बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जिनमें जो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं, जो रियल घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको डेविल्स ट्रायंगल क्यों कहा जाता है. डेविल मीन्स शैतानी. तो इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है और इसमें जितनी भी इंसिडेंट्स लिखे हैं वो रियल है. ओके, इट इज नॉट ए स्टोरी बट द डेटा that is given in the chapter is real. Okay, let's see one more picture here. You can see the highlight triangle here. There is Gulf of Mexico. The first point is Florida, then you have Puerto Rico, and then the Bermuda. Okay, so now let's go into the reading of the chapter and try to know the incidents. Because of that, this triangle is called a Devil's Triangle. Okay, mystery of the Bermuda Triangle. New words. 5th December 1945, 5 US Navy training planes took off in clear weather from Fort Lauderdale, Florida. तो ये जो आर्टिकल है उसमें ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में लिखा है और उसी का एक्सट्रैक्शन आपके इस चैप्टर में दिया गया है कि 1945 की बात है. 5 दिसंबर को 2:10 के दोपहर में 5 यूएस नेवी ट्रेनिंग प्लेन्स ने उड़ान भरी थी और उस वक्त जो मौसम था, जो वेदर था, वो बहुत ही क्लियर था फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से. द प्लेन्स फ्लू ईस्ट ओवर द कोस्ट एंड डिसअपीयर्ड. और जब उन 5 नेवी ट्रेनिंग प्लेन्स ने वहां से उड़ान भरी थी तो उस वक्त वेदर क्लियर था और उसने फिर ईस्ट की तरफ जैसे ही आगे उड़ान भरी वो गायब हो गए. द ग्रुप वॉज फ्लाइट 19 ऑन ए रन बिटवीन फ्लोरिडा एंड द बहामास. और ये जो 5 नेवी ट्रेनिंग प्लेन्स थे उनका नेम क्या दिया गया था? फ्लाइट 19. इनका जो 5 प्लेन का जो ग्रुप था उसका नेम था फ्लाइट 19 और ये फ्लोरिडा से बहामास के बीच में उसने उड़ान भरी थी और वहीं पे ये गायब हो गया था. मीन्स सडनली वो 5 प्लेन्स गायब हो गए, डिसअपियर्ड हो गए. तो ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी. लेफ्टिनेंट सीसी टेलर वॉज द ग्रुप लीडर. उस वक्त जो लेफ्टिनेंट थे जिनका नेम था सीसी टेलर, वो उस ग्रुप के लीडर थे. मीन्स वो ही बाकी सारे प्लेन्स को भी कमांड कर रहे थे. At about 3:40, Taylor reported that his compasses were not reading properly. Compasses, as you know, ये आपको डायरेक्शंस बताते हैं. तो उस वक्त
3:40 पे टेलर ने नॉर्थ ईस्ट ओवर द ओशियन। तो अभी क्या हो जा रहा था, डायरेक्शंस ना मिलने की वजह से जो सीसी टेलर जो ग्रुप लीडर थे वो अपने प्लेन को कभी नॉर्थ के साइड कभी ईस्ट के साइड इस तरह से फ्लाई करते जा रहे थे, और उसी को जो पीछे के जितने भी पायलट्स थे वो भी उन्हीं की तरह कभी ईस्ट तो कभी वेस्ट तो कभी नॉर्थ ईस्ट अपने प्लेन्स को उड़ाए जा रहे थे एमलेसली। मीन्स उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि उन्हें कहाँ पे सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ पे उनको सही फ्लाई करना है। As Taylor tried to get his bearing by radio, then suddenly Taylor was heard to give orders to ditch. Underline the word ditch. Ditch means water landing. Okay? Quickly, 2 giant Martin seaplanes were sent up to search for Flight 19. Several hours later, the wind became strong and visibility dropped. So what happened next? Taylor decided for water landing, and as soon as he reported about this, 2 giant Martin seaplanes, means big Martin seaplanes, were sent up by the base camp. So जो headquarter था, जो base camp था, उसके order पे 2 बड़े मार्टिन सी प्लेन्स भेजे गए थे ताकि वो टेलर के एयरक्राफ्ट और बाकी सारे एयरक्राफ्ट का पता लगा सके उन वाटर सरफेस पे। और उसके बाद काफ़ी घंटों बाद वहाँ की जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो चेंज हो गया और फिर वहाँ पे धुंध हो गई। देयर वाज ऑल अराउंड फॉग, सो दैट्स व्हाई दे रिटर्न टू बेस वाज ऑर्डर। तो हेडक्वार्टर से बेस कैंप से ये ऑर्डर दिया गया वापस आने के लिए। एंड ओनली वन ऑफ द मार्टिन सी प्लेन्स लैंडेड 4 days आफ्टर। और 4 दिनों बाद उन 2 मार्टिन सी प्लेन्स में से सिर्फ एक ही वापस आया। द नेवी एंड कोस्ट गार्ड combed 100,000 square mile area with more than 100 planes and ships। और फिर 4 दिनों बाद करीब 100,000 स्क्वायर माइल्स एरिया को 100 प्लेन्स और शिप्स के थ्रू, मीन्स इस पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट किया गया, वहाँ पे ढूंढा गया उन एयरक्राफ्ट्स को, फ्लाइट 19 को, बट नो ट्रेस वाज एवर फाउंड ऑफ द मिसिंग प्लेन्स। लेकिन ट्रेस मीन्स एनी मार्क और एनी एविडेंट, सो नो ट्रेस वर एवर फाउंड ऑफ द मिसिंग प्लेन्स। लेकिन कोई भी मार्क या निशान या कोई भी सबूत उन मिसिंग प्लेन्स का, उन गुमशुदा प्लेन्स का नहीं मिला वहाँ पे। लेट्स गो फर्दर। Today, more than 30 years later, Flight 19 is at the center of a mystery that has given chills, underline this word, chills, chills means frightened, to people the world over. So, आज करीब 30 years have been passed now, तो 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी Flight 19 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इस वजह से ये मिस्ट्री बनता है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फ्लाइट 19 के बारे में आर्टिकल्स आते रहते हैं, दैट व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड विद दोस एयरक्राफ्ट्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज गिविंग चिल्स, दिस न्यूज़ इज गिविंग चिल्स एंड फ्राइटन टू ऑल द पीपल ओवर द वर्ल्ड। Magazines, books, newspapers, radio talk of the disappearance of many ships and planes in the southeastern part of the North Atlantic। और इस तरह से मैगजीन्स में, कई बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियोज शोज में, टॉक शोज में बहुत सारे शिप्स और प्लेन्स जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ अटलांटिक महासागर में गायब हो चुके हैं, डिसअपेयर हो चुके हैं, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस बारे में आर्टिकल्स प्रिंट होते रहते हैं, चैनल्स पे प्रोग्राम्स आते हैं। पीपल हैव बिगन कॉलिंग दिस एरिया एज द बर्मुडा ट्रायंगल। सो दैट्स व्हाई पीपल हैव बिगन कॉलिंग दिस एरिया एज द बर्मुडा ट्रायंगल, क्योंकि मोस्टली इसी रीजन में, इसी एरिया में ही, इस बर्मुडा ट्रायंगल एरिया में ही सारे प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। इसीलिए इस ट्रायंगल को बर्मुडा ट्रायंगल के नेम से अब जाना जाता है। द पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल are Bermuda, Puerto Rico, and a spot in the Gulf of Mexico west of Florida. So as I told you earlier, and I have shown you already, that the points of triangle are, you have to remember this, you have to keep this in your mind, that there are 3 triangles, 3 dots, which makes a triangle, that is Bermuda first, second Puerto Rico, and the third one is a spot
that is situated in the Gulf of Mexico. Okay, and it is a two-phase water world of tiny island, bright beaches and beautiful waters, yet thick hazes, powerful currents and sudden storms lurk behind this smiling surface. So it is very artistically has been described here. The region that जो बर्मुडा ट्रायंगल का जो रीजन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. एज लाइक देयर यू कैन फाइंड द ब्राइट बीचेस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्राइट बीचेस हैं वहाँ पे. देयर आर ब्लू कलर वाटर एंड देन वी कैन गेट the thick hazes, the fog over there, and we can have the powerful currents, electric the lighting. The currents here means the lightings and the sudden storms. Obviously उस रीजन पे बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, समुद्री तूफान, which is very strong. And so although this region is looking like a smiling face, but no one can never know, it seems, when the smile may turn into a snarl. Okay, snarl means making very harsh sound or like groaning of any animal. So ये जो स्माइलिंग सरफेस एरिया है पूरे टाइम तो अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही फैंटास्टिक व्यू है इसका. लेकिन कोई नहीं जानता कि कब ये स्माइलिंग सरफेस एक बहुत ही डेविल स्नाल में चेंज हो जाए, क्योंकि जब भी कोई भी सी प्लेन्स या फिर शिप्स यहाँ से पास आउट होते हैं वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं. एंड इट सीम्स एज लाइक any big giant or devil has swallowed up of that ship, aircraft or etc. things. Okay, so now of the 40 ships and 20 planes said to have been lost here during the last 100 years. So now you can imagine कि in the past 100 years, पिछले 100 सालों में करीब यहाँ पे 40 ships और 20 planes डिसअपियर हो चुके हैं, गुमशुदा हैं. 21 हैव मेट मिसफॉर्चून इन दिसंबर एंड जनवरी. सो ज़्यादातर से जिस मंथ्स में ये डिसअपियर हुए हैं, जिनमें से 21 प्लेन्स हैं, वो दिसंबर और जनवरी के मंथ में हुए हैं. दैट इज व्हेन द क्रिसमस विंड्स ब्लो अक्रॉस द ट्रायंगल. तो जब क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, तो उस वक्त जो हवाएं चलती हैं that is really cold and strong, तो उसी टाइम पे उसी वेदर में ज़्यादातर से ये जितने भी 21 प्लेन्स हैं वो डिसअपियर्ड हुए हैं उस ट्रायंगल से, उस एरिया से. ऑन 5 दिसंबर 1946, exactly 1 year after Flight 19 disappeared, a pleasure ship, the City Belle. Underline this, the City Belle was found south of the Bahamas, deserted by its crew. Deserted means like isolated. So, जब 5 दिसंबर 1946 के टाइम की बात है, एग्जैक्टली एक साल के बाद जब फ्लाइट 19 डिसअपियर्ड हुआ था, उसी के बाद एक प्लेजर शिप, यानी कि प्लेजर शिप मीन्स लग्जरी शिप जहाँ पे लोग एज ट्रैवल करने के लिए हायर करते हैं, जिसका नेम था सिटी बेल. वो उसके जो पार्ट्स हैं वो पाए गए और वो बहुत ही डिजर्टेड और बिल्कुल आइसोलेटेड मीन्स सुनसान पड़ा हुआ मिला वहाँ पे क्रू को, बहामास के जगह पे, साउथ ऑफ द बहामास. It was in January of 1958 that the triangle is said to have swallowed up the yacht Revenant with its owner and crew. So, सिटी बेल के बाद 1958 में एक और इंसिडेंट हुआ, एक और घटना हुई, जब इस ट्रायंगल एरिया से रेवोनोक करके एक याच था वो गायब हो गया. और ऐसा लगता था कि इस ट्रायंगल ने उसको निगल लिया हो उसके ओनर के साथ और उसके क्रू मेंबर के साथ. दे वर गोइंग फ्रॉम की वेस्ट टू मायामी. और ये जो रेवोनोक याच था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, वो वेस्ट से मायामी की तरफ जा रहा था. द ओनली ट्रेसेस ऑफ द रेवोनोक वर पीसेज ऑफ ए लाइफ बोट एंड ए टॉयलेट सीट. So the only traces, which means the marks of that Revenant boat, were found as lifeboat and a toilet seat.
Another puzzling case happened on 22nd December 1967. एक और इंसिडेंट हुआ 1967 में 22nd दिसंबर को. The owner of the 23 foot Witchcraft radioed the Miami Coast Guard for assistance. और इस वक्त भी Miami Coast Guard को एक रेडियो मीन्स एक रेडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट आई, एक कॉल आई हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए. हिज बोट हैड ए डैमेज प्रोपेलर एंड वाज ड्रिफ्टिंग नियर द हार्बर चैनल एंट्रेंस. और उसने ये रिपोर्ट किया कि उसकी जो बोट है वो उसके जो प्रोपेलर्स होते हैं, आपने देखे होंगे जो फैन टाइप लगा होता है प्रोपेलर बोट में, वो डैमेज हो चुके थे और वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे. इस वजह से उसकी जो बोट है वो ड्रिफ्ट करती हुई घूमती हुई जा रही थी बिल्कुल चैनल एंट्रेंस के, हार्बर चैनल एंट्रेंस के पास. ही रिपोर्टेड दैट ही कुड श्योरली सी मायामी फ्रॉम द बोट. और उसने ये भी कहा साथ में कि वो उस बोट से मायामी की जो एरिया है, मायामी को अच्छे से देख पा रहा था. मीन्स वो बहुत ही करीब था, बहुत ही नजदीक था मायामी के. Within 10 minutes, the Coast Guard was on the spot. और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही वो जो कोस्ट गार्ड था, कोस्ट गार्ड आप समझते हो लाइक जितने भी बीचेस होते हैं वहाँ पे आप लोगों की सेफ्टी के लिए कोस्ट गार्ड रहते हैं ड्यूटी पे, ताकि वो जो भी अगर कुछ समुद्र में गलत होता है या कोई डूबने लगता है तो उसको बचा सके, या हेल्प करने के लिए लोगों की, असिस्ट करने के लिए लोगों के लिए वो कोस्ट गार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं. तो 10 मिनट में ही जैसे उसको ये कॉल आई, उसको उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने जब हेल्प मांगी तो 10 मिनट के अंदर ही वो उस स्पॉट पे पहुंच गया. लेकिन वहां पहुंचने को उसने क्या देखा, ही सॉ दैट नो साइन ऑफ द बोट वॉज फाउंड देन और सिंस. जब वो वहां पहुंचता है तो उसे वहां पे कोई भी बोट नहीं नजर आती. तो दैट इज रियली अनबिलीवेबल थिंग दैट बिफोर 10 minutes द मैन वॉज देयर एंड ही वॉज सेंडिंग and the request through the radio, and after 10 minutes, just after 10 minutes, there was no sign of the boat and also about the man. So that was really a mystery thing. That time planes have completely vanished in the air above the triangle. और it seems कि जो planes जो भी होते हैं, जितने भी वहां से पास आउट होते हैं उस ट्रायंगल से, वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं. वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना पूरी तरीके से, उनका कोई ट्रेस तक नहीं मिलता है कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था. इन द समर ऑफ 1947 अ यूएस एयरफोर्स सुपर फोर्ट्रेस डिसअपियर्ड 100 miles फ्रॉम द बर्मुडा कोस्ट. और इसी तरह से एक और इंसिडेंट है कि समर के टाइम पे 1947 में एक यूएस एयरफोर्स जो सुपर फोर्ट्रेस था प्लेन, वो भी 100 miles की जर्नी तय करने के बाद वहां से बर्मुडा कोस्ट से ही, उसी किनारे से ही गायब हो गया, डिसअपियर हो गया. ऑन 30 जनवरी 1948 अ ब्रिटिश प्लेन विथ 31 passengers aboard vanished आफ्टर रेडियोइंग बर्मुडा दैट ऑल वॉज वेल. और इसी तरह से 30 जनवरी को भी 1948 में एक और ब्रिटिश प्लेन जिसमें 31 passengers थे, उसके बारे में रिपोर्ट की गई पहले कि सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन वो सडन वहां से वैनिश हो गया, गायब हो गया. इन दिसंबर 1948 द पायलट ऑफ ए DC-3 बाउंड फ्रॉम सैन जुआन टू मायामी रिपोर्टेड द लाइट्स of the Miami in the sight. The passengers were singing Christmas carols. All was calm. All was bright, but the plane was never heard from again. So एक और इंसिडेंट था 1948 दिसंबर की बात है कि DC-3 करके प्लेन था, शिप थी, और उसमें वो सेंट जुआन से मायामी की तरफ जा रहा था और उसमें लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे. दे वर सिंगिंग क्रिसमस कैरल्स. वो लोग क्रिसमस कैरल्स जो सॉन्ग होता है क्रिसमस के लिए वो सिंग कर रहे थे. सब कुछ अच्छा था. ऑल वॉज काम देयर. तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन सडन वो भी वहां से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, और उसके बारे में कोई क्लू या इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिली. What happened to these ships and planes? Now the question arises that what happened to those ships and planes? उन ships और planes के साथ आखिर हुआ क्या, और क्या होता है कि वजह क्या है, रीजन क्या है कि इस बर्मुडा ट्रायंगल के रीजन या एरिया से जब कभी भी कोई प्लेन गुजरता है या फिर कोई शिप
पास आउट होती है तो वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, वैनिश हो जाती है. सम पीपल से दैट स्पेस शिप्स swooped डाउन एंड gobbled up द शिप्स एंड प्लेन्स. कुछ लोगों का मानना है कि ये जो स्पेसशिप है, मीन्स ऐसा मानते हैं कि उस जगह पे कुछ एलियंस का आना जाना होता है और स्पेसशिप्स वहाँ से नीचे की तरफ उतरती है और जितने भी शिप्स या प्लेन्स उसको नीचे एरिया पे मीन्स मिलते हैं या दिखाई देते हैं, वो उन सबको गॉबल्ड अप मीन्स निगल जाती है, स्वॉलो अप कर जाती है. सम पीपल some believe that the triangle surrounds a giant tunnel leading to the center of the earth. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस ट्रायंगल के नीचे से कोई एक बहुत ही बड़ी गहरी टनल गई है, सुरंग गई है, जो कि डायरेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ से जाके लगती है. अदर्स बिलीव द मिस्ट्रीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द नेचुरल कॉजेज. तो आप देख सकते हो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड देयर बिलीव्स. बहुत सारी इसके बारे में थ्योरीज दी गई हैं कि कुछ का मानना है, कुछ ऐसा बिलीव करते हैं कि कुछ एलियंस का यहाँ पे आना होता है, वो अपनी स्पेसशिप से आते हैं और फिर वो अटैक करते हैं शिप्स और प्लेन्स पे और उसको पूरे तरीके से निगल करके चले जाते हैं. कुछ का मानना है कि यहाँ से कोई जायंट टनल गई है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ तक गई है और इसी वजह से जितने भी शिप या प्लेन्स उस एरिया से गुजरते हैं तो उस टनल में वो गहरी खाई में, गहरी टनल में जाके गिर जाते हैं, इसीलिए इनका कोई ट्रेस नहीं होता है, कोई एविडेंट नहीं मिलता है. तो अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी गई हैं आज तक, बट देयर इज नो वैलिड रीजन हैव बीन टोल्ड टिल नाउ. सो अब तक इसके बारे में कोई भी वैलिड या स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है. सो नाउ others believe the mysteries can be explained by natural causes. अब कुछ लोगों का कहना है, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इस मिस्ट्री को हम नेचुरल कॉजेज से जोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं. नेचुरल कॉजेज मीन्स जो प्रकृति द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं या जो सिचुएशन होती है वो इसका एक रीजन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द वैनिशिंग क्ल्यू ऑफ द सिटी बेल. तो एक एक करके जो भी थ्योरीज दी गई हैं उसके बेसिस पे वो लोग मिस्ट्री सॉल्व करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि जो क्रू था सिटी बेल का वो किस तरह से गायब हुआ या वैनिश हुआ. एज लाइक दे वर बैटर्ड बाय अ सडन स्टॉर्म. बैटर्ड मीन्स हिट करना. तो उनकी जो शिप थी वो अचानक से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म से टकराती है, मीन्स वहाँ पे अचानक से तूफान आ जाता है. द शिप रेडियोड फॉर हेल्प. और उसके बाद वो जो शिप है वो रेडियो के थ्रू हेल्प मांगती है बेस कैंप से. द मैसेज वॉज पिक्ड अप बाय एन अमेरिकन बेस एंड द शिप्स क्रू वॉज रेस्क्यूड. और उसके बाद वो जो मैसेज है वो अमेरिकन बेस के द्वारा पिकअप किया जाता है और फिर उनकी हेल्प के लिए वहाँ से कुछ लोगों को भेजा जाता है और जो शिप का क्रू है वो उसको बचा लिया जाता है. द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा आर अमंग द बिजिएस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड. जो फ्लोरिडा का स्ट्रेट्स है, जो चैनल है, वो वाटरवेज का मीन समुद्री मार्ग जिसको बोलते हैं, समुद्री रास्ता, वो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट वाटरवेज है. वहाँ से बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो इस वजह से वो बहुत ही बिजी रहता है वो वाटरवे. इन द हेज ऑफन फाउंड हेयर. और बहुत ही ज़्यादा धुंध होती है वहाँ पे. लार्ज शिप समटाइम्स रन डाउन स्मॉलर ones with no more than a light unnoticed bump. Bump means टक्कर. तो कई बार जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो जो छोटी जो बोट होती है या शिप होती है वो उनसे अनजाने में टकरा जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइट मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, समुद्री तूफान आते हैं. तो इस वजह से जो छोटी शिप्स होती हैं या बोट्स होती हैं वो अननोटिस्ड रह जाती हैं, वो नोटिस में नहीं आती और इस वजह से बड़ी शिप से उनकी टक्कर हो जाती है. फ्रॉम द bits means टुकड़ा. From the bits found from the Revenant, the Coast Guard thinks that is what could have happened to the unlucky boat. तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि सेम सिचुएशन हुआ था रेवेनॉक के साथ, क्योंकि वो छोटी बोट थी और किसी बड़ी शिप से उसकी टक्कर हो गई और इस वजह से वो वहाँ पे टूट गई और उसका कोई भी फिर एविडेंट नहीं मिला. सिर्फ दो ही चीज़ मिले, एक टॉयलेट सीट और
दूसरा उसके कुछ टुकड़े। So the loss of the witchcraft is another case that can be explained by natural causes. इसी तरह से witchcraft जो एक अनदर शिप थी जो वैनिश हो गई थी, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है नेचुरल कॉजेज से रिलेट करके। द नाइट वॉज विंडी एज लाइक, जिस दिन उस रात की बात हो रही है कि वो रात बहुत ही विंडी थी, बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी। A damaged propeller slowed down the boat, और उसके जो प्रोपेलर्स थे वो डैमेज हो चुके थे, टूट चुके थे। इस वजह से उस बोट की जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो हो चुकी थी। The strong currents, the winds in the snail-like canvas top, and the slower speed probably carried the boat not towards Fort Lauderdale from the sea. और इस वजह से वो जो बोट है वो बिल्कुल एक स्नेल की तरह, घोंगे की तरह क्रॉल करके, मीन्स बहुत ही स्लो स्पीड से धीरे धीरे हवा के थ्रू वो फोर्ट लॉडरडेल की तरफ, वो सी से उस तरफ कैरी हो गई। फोर्ट लॉडरडेल लुक्स लाइक मायामी। तो दूर से अगर हम देखेंगे तो फोर्ट लॉडरडेल जो बिल्कुल मायामी शहर की तरह नजर आता है। व्हेन विचक्राफ्ट रेडियो दैट इट वाज ऑफ मायामी, इट वाज इन फैक्ट ऑफ फोर्ट लॉडरडेल। तो जब उस पर्सन ने ये रेडियो के थ्रू रिपोर्ट किया कि वो मायामी को देख सकता है, एक्चुअली वो मायामी को नहीं देख सकता था, बल्कि वहाँ से वो फोर्ट लॉडरडेल को देख सकता था, और उसने ऐसा अज्यूम किया कि शायद ये मायामी है। द कोस्ट गार्ड वॉज लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो कोस्ट गार्ड उसकी तलाश में गया होता है वो रॉन्ग प्लेस पे जाता है। Eventually, witchcraft must have been carried out to sea. तो eventually आखिरकार witchcraft के साथ क्या हुआ होगा, वो समुद्र के रास्ते किसी और जगह पे चली गई होगी। Even long time pilots can run into trouble in such an unpredictable areas. So बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स होते हैं वो भी बहुत ही थोड़े रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। द सुपर फोर्ट्रेस दैट वैनिश्ड इन 1947 मस्ट हैव रन इनटू ए स्टॉर्म एंड बीन डिस्ट्रॉयड। तो इसी तरह से 1947 में भी जो सुपर फोर्ट्रेस प्लेन गायब हुआ था वो भी गलत दिशा में चला गया होगा, और वहाँ पे बहुत ही तेज तूफान आए होंगे और इस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। So explaining the lost DC-3 and its Christmas singers, a coast guard captain says before takeoff the pilot reported that his radio batteries were weak. Then the wind shifted strongly. Instead of being over South Florida, he was probably over the Gulf of Mexico and mistaking the lights of Key West for Miami. Finally, he ran out of gas and crashed. तो इसी तरह से DC-3 जो शिप था उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इसको एक्सप्लेन करते हुए कैप्टन का एक स्टेटमेंट है कि जब पायलट वहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे अपने प्लेन के साथ, तो उसने ये रिपोर्ट किया था कि उसकी जो बैटरीज है वो वीक हो चुकी हैं, और उसके बाद वहाँ पे बहुत ही तेज़ हवाएं चली, और जिस वजह से उसका जो प्लेन था वो साउथ फ्लोरिडा के बजाय दूसरी तरफ चला गया, और वो गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ था, और उसको ऐसा लगा कि वो वेस्ट मायामी के वेस्ट में है। सो नाउ फाइनली ही रैन आउट ऑफ गैस एंड क्रैश्ड, और बाद में उसकी जो फ्यूल थी, जो ईंधन, जो गैस था वो खत्म हो गया, और इस तरह से वो क्रैश हो गया, वहीं पे बस्ट हो गया। Flight 19 was lost not because of supernatural forces but because Taylor lost his bearings. Flight 19 का जो गायब होना है वो supernatural forces की वजह से। Flight 19 was lost not because of supernatural forces but because Taylor lost his bearings. Had he switched to his clear emergency radio channel, shore stations could have helped him find his position. So the truth behind Flight 19 vanishing or disappearing was not any supernatural forces. Supernatural forces means कोई पारालौकिक शक्तियाँ as like any कोई भूत प्रेत या एलियन का अटैक नहीं था फ्लाइट 19 के गायब होने में, बल्कि जो रियल रीज़न था, जो ट्रुथ है वो ये था कि टेलर ने अपनी जो सहन शक्ति है, लाइक बियरिंग मीन्स
लूजिंग द सेंस ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन। तो टेलर को उस वक्त समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो इमरजेंसी रेडियो चैनल को स्विच करता तो वहीं पे उस समुद्र के किनारे जो स्टेशंस थे वहां से उसको हेल्प जरूर मिल जाती। बट व्हाट हैपेंड, ही फाइनली पैनिक, सीम्स टू हैव टेकन ओवर द पायलट। लेकिन टेलर को बहुत ही ज्यादा वो पैनिक कर गया और उसी घबराहट में उसने प्लेन को डिश कर दिया और वाटर लैंडिंग की, जिस वजह से वो डिसअपियर हो गया। As for the lost Martin seaplanes, a freighter reported a great fiery bang at 7:50 p.m. in the area where the plane was flying. So Martin seaplanes, remember, दो प्लेन्स गए थे Martin seaplanes और उनमें से एक ही वापस आया था। तो एक फ्रेटर का कहना है, फ्रेटर वो प्लेन होते हैं जिनमें सिर्फ सामान या लगेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो उसका ये रिपोर्ट है, उसका ये स्टेटमेंट है कि उसने करीब 7:50 के टाइम पे एक बहुत ही धमाके की आवाज सुनी थी और जहां पे वो प्लेन फ्लाई कर रहा था। दिस सी प्लेन्स वर नोन टू डेवलप लूज फ्यूल लाइंस इन रफ एयर एंड देन ब्लो अप। अंडरलाइन दीज sentences could be answer for any question। तो ये अजम्पशन किया जाता है कि जरूर ही उस सी प्लेन से फ्यूल, जो उसका जो ईंधन था उसमें से तेल जो होता है वो रिस रहा होता है, और क्योंकि वो रफ एयर में वो प्लेन उड़ रहे थे जिस वजह से वो ब्लो अप हो गया, मीन्स उसमें आग लग गई और धमाके के साथ वो सी प्लेन वहीं पे फट गया। दिस सीम्स टू बी द आंसर टू दिस प्लेन्स मिस्ट्री। और इस तरह से इन सी प्लेन्स की जो मिस्ट्री है वो सुलझाई जा सकती है, ये उसका आंसर हो सकता है। Captain Londell of the Coast Guard sums up, an average of 352 major ships a year are lost throughout the world. 4 or 5 of these are hit so suddenly that they have no time to send out an SOS if a ship is lost. In what is known as the Bermuda Triangle, the Coast Guard considers it a disaster. SOS, the full form of SOS, save our souls or save our ships. तो SOS कोड होता है जो जब लोग कहीं किसी पानी में या समुद्री यात्रा में, जर्नी में कहीं फंस जाते हैं तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो कैप्टन लॉन्डेल जो थे उनके बारे में कोस्ट गार्ड का कहना है कि करीब 352 बड़े शिप्स और एक साल के अंदर दुनिया भर से गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, और 4 से 5 उनमें इस तरह से गायब होते हैं कि बहुत ही सडन हिट होते हैं, और जिस वजह से उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो कोई भी SOS मीन्स हेल्प के लिए वो कोड को सेंड कर सके। और यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल के साथ भी है कि जो भी शिप या प्लेन्स वहां से गुजरते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो SOS का यूज करके वो किसी असिस्टेंस या हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सके। तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। टू समवन हु डजंट नो द फैक्ट्स इट सीम्स अनबिलीवेबल। तो उनके लिए जो इन सारे फैक्ट्स को, इन सारी बातों को नहीं जानते, वो उनके लिए बहुत ही अनबिलीवेबल है, उनके लिए यकीन करने वाली बात नहीं है। एंड आई गेस एनीथिंग यू कांट अंडरस्टैंड योरसेल्फ इज बाउंड टू बी सुपरनैचुरल। तो ये कैप्टन लॉन्डेल का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो पैरालौकिक है या सुपरनैचुरल फोर्सेज है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या फैक्ट्स या रीजंस होते हैं। तो लेट मी टेल यू द रियल रीजन बिहाइंड इट। मैं बताती हूँ कि बर्मुडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। वो एक ऐसा रीजन है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती हैं, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, और जिस वजह से वहां पे करंट्स भी होते हैं, लाइटनिंग होती है जो आपस में मिल के टकराती हैं, जिस वजह से वहां पे एयर बॉम्ब्स फॉर्म होते हैं। एयर बॉम्ब्स मीन्स क्लाउड इस तरह से फॉर्म होता है कि वो बर्स्ट होता है, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने साथ करीब वो जो क्लाउड फॉर्म होते हैं वो 75 फीट तक के हाइट होती है उनकी, और इस तरह से वो बर्स्ट होते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बॉम्ब किसी ने गिरा दिया है। तो इस वजह से जब वहां पे ऐसे एयर बॉम्ब्स बर्स्ट होते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो आसपास की जितनी भी, चाहे वो शिप्स हो पानी पे, चाहे वो प्लेन्स हो हवा में, वो अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से वो उनके साथ बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इसी वजह से उनका कोई निशान या मार्क या ट्रेस नहीं मिलता है। सो दैट इज एक्चुअली हैपेंस इन द रीजन ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन द डेविल triangle. I hope you have understood everything. I'll see you next class. Thank you.